जब मैं आई गुरुग्राम तो ये चर्चा मैंने सुनी है, इस पर ज़रा कुछ बताइए आप। खबरें अभी तक का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने आज विजन गुरुग्राम या विजन 2024 को आगे बढ़ाया। और जहां तक आपने बात की कैनविन फाउंडेशन की कंट्रीब्यूशन की, हमारा एक मकसद है कि जो सबसे पहली जरूरत हम एक परिवार के मानते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स होता है आरती जी। किसी भी देश की तरक्की इस बात से देखी जाती है कि उसका परिवार कितना खुश है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स की जो मैं आधार मानता हूं, जो बेस मानता हूं, वो मानता हूं हेल्थ। जब तक परिवार में एब्सोल्यूट हैप्पीनेस की हमारे को जरूरत महसूस होती है, उसके लिए हेल्थ उसका एक प्राइमरी नीड है। तो उसी विषय पे कैनविन फाउंडेशन काम कर रहा है कि अच्छा स्वास्थ्य गुरुग्राम के हर व्यक्ति तक अफोर्डेबल, अप्रोचेबल, एश्योरेबल हो, इस मिशन पे हम काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमने एक सफ़र शुरू किया 2019 से। तो कोरोना का समय भी रहा और भी रहा। आज करीबन 4 पॉलीक्लिनिक हमारे हैं, एक कैनविन आरोग्य धाम जिसमें मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल है, एक आरोग्य रथ जिसमें मात्र 20 रुपये में हम 3 दिन की दवा भी देते हैं। अलग अलग झुग्गी झोपड़ियों में जाके वहाँ पे उसकी हम ओपीडी फ्री करते हैं। तो उसी विषय को लेते हुए जब हम आगे बढ़े तो उसी हमारे विषय आया कि एक बच्चे को जरूरत थी, एसएमई एक बीमारी थी, उसमें 17 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत थी। तो वो एक हमारा पार्ट था, एक हमारे मिशन का, कि उसमें हम किसी तरह से हेल्प कर पाते। जो हमारी कैनविन नाम है, कैनविन, तो हमारा इसमें एक भाव छुपा हुआ है आरती जी कि हम किसी भी स्थिति से बाहर आ सकते हैं। हमें अपने ऊपर एक हौसला, हमें अपने ऊपर एक विश्वास की जरूरत है। तो हमने उस माँ बाप को, उनके पेरेंट्स को हमने हौसला दिया कि हम ये काम कर सकते हैं, आप आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप मीडिया के सभी साथी आए और उसमें हमने धीरे धीरे इम्पैक्ट गुरु, फंड रेजिंग, बहुत प्लेटफॉर्म्स की हेल्प ली, हमने बहुत सारे अभिनेताओं की हेल्प ली। तो वो हम सफ़र में आगे बढ़े और हमें सफलता मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेप लेना ही थोड़ा मुश्किल लगता है, उसके बाद तो रास्ते खुलते चले जाते हैं। और समाज सेवा का एक बड़ा बेहतरीन रास्ता राजनीति को माना जाता है। अब राजनीति से जुड़ी भी हम कुछ बातें करेंगे। हमारे साथ श्री प्रमोद सलूजा जी हैं, बीजेपी के लीडर हैं। देखिए सर, जब हम बात करते हैं समाज सेवा की, तो राजनीति एक बहुत पुराना ही एक ऐसी सोच लेकर चलता है कि हम समाज सेवा राजनीति के माध्यम से करेंगे। लेकिन क्या राजनीति के साथ साथ समाज सेवा हो पा रही है? क्या आम जनता के मुद्दे उठ पा रहे हैं? क्या उन मुद्दों का हल हो पाया है? सबसे पहले मैं खबरें अभी तक की पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। और आपका जो क्वेश्चन है कि राजनीति से समाज सेवा होती है जी, हम लोग कर ही रहे हैं जी। राजनीति हमारा एक अलग मुद्दा है जी। राजनीति में हम एक भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही है। जो हमें ऊपर से आदेश होगा हम सच्चे सिपाही की तरह खड़े मिलेंगे। जहाँ तक सेवा है, सेवा तो हम से करते आ रहे हैं जी। मैं 8वीं क्लास में था, मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। बसई रोड पे हमारी जैन धर्मशाला है, वहाँ पे हम शाखा मनोहरलाल सलूजा जी हमें कराते हैं। हम तो आरएसएस के, तो हम जो मेंबर है पैदाइश ही हमारी तो सेवा भाव बचपन से ही भरा हुआ है। राजनीति एक अलग मुद्दा है। पार्टी ने कोई टिकट दी, कोई भी पद दिया, कोई भी आदेश किया, नतमस्तक रहेंगे, हाजिर मिलेंगे। चलिए, एक सवाल मेरा कांग्रेस से भी रहेगा। सत्ता पक्ष का हमेशा यही कहना रहता है कि हमारे तमाम मिशन, तमाम जो हमारी योजनाएं हैं जन जन तक पहुंच रही हैं। आप ओबीसी समाज से जुड़े हैं, ओबीसी समाज के खास कांग्रेस के आप लीडर हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, सरकार की योजनाएं क्या आपके समाज तक पहुंच पा रही हैं, या इन योजनाओं में अभी भी आपको कहीं कोई खामियां नजर आती हैं? सेवा हो पा रही या नहीं हो पा रही समाज की? सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक का धन्यवाद करता हूं कि आपने जनता की जो आवाज़ को इस मंच के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया और इसमें मौका मिला सभी लोगों को कि अपनी बात रखें। और धन्यवाद करता हूं सभी जो लोग यहां पर आए हैं, नेतागण, समाज सेवक, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने जो बात कही है कि जनता की जो सरकार की पॉलिसीज हैं, हर सरकार अच्छा करने का प्रयास करती है, लेकिन वो उसमें बीच का माध्यम है या उसकी जो नीति और नीयत में जो फर्क होता है वो देखने की बात होती है। आज हम देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी का जो आलम बढ़ा है, जो महंगाई का आलम बढ़ा है, उससे आम जनता पीड़ित है। सरकार को चाहिए, जो सरकार कोई भी सरकार है, वो समतामूलक समाज की बात करे, समानता की बात करे। अब ऐसा देखने को मिला है पीछे कुछ समय से कि नाम बदलने का काम, दूसरी इस टाइप के जो काम है, अगर किसी व्यक्ति का हम धनपत सिंह का नाम रख देंगे तो उसके पास धन नहीं आ जाएगा, काम करने से धन आता है। तो
सरकार को एक स्पष्ट तरीके से, पारदर्शिता से, समानता से काम करना चाहिए। लेकिन अभी जो पिछले जब से भाजपा की सरकार आई है, उसमें यह नहीं पता कि शासन का दोष है या प्रशासन का दोष है। लेकिन आज गुड़गांव एक पूरे देश की उस पर लिखित है, सब पूरी दुनिया में मशहूर है गुड़गांव। आज गुड़गांव की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय स्थिति है। आप रोड सड़कें देख लीजिए, आप बेरोजगारी का आलम देख लीजिए। चलिए, आपके इस बड़े सवाल पर एक जवाब भी ले लेते हैं जी। तो प्रमोद सलूजा जी, क्या कहेंगे आप? विपक्ष का काम सिर्फ बातें करना है, आवाज उठाना है, मुद्दे उठाना है, या सार्थक है मुद्दे? सुनो, मैं इनके राजीव गांधी जी की एक स्टेटमेंट, जब केंद्र से 1 रुपया जाता है तो स्टेट में 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच में खर्च हो जाता है। इनसे पूछिए वो 85 पैसे कहाँ जाते थे? वो इन्हीं में पड़ते थे। आज पारदर्शी सरकार है। प्रधानमंत्री के बयान को जब से हमारे सीएम साहब आए हैं, कोई किसी का कोई 1 रुपये का घोटाला कोई हुआ हो, जब से पीएम साहब कोई 1 रुपये का घोटाला, यहाँ तो घोटालों की लाइन लगी रहती थी मैडम। आप इनसे पूछिए, राजीव गांधी जी की खुद की स्टेटमेंट थी, मैं 1 रुपया बेचता हूँ 15 पैसे स्टेट में पहुंचते हैं। तो वो इन्हीं के प्रधानमंत्री थे, हमारे तो नहीं थे वो। बिल्कुल। रामकृष्ण सेन जी, ये वो सवाल है जो बार बार उठता है और बीजेपी इस सवाल को बार बार उठाती है कि राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि ऊपर से 1 रुपया चलता है, जनता तक तो 15 पैसे पहुंचते हैं। देखिए, अभी जो देखने को मिला है, जो 85 पैसे की आप बात कर रहे हैं, अब जब से भाजपा सरकार आई है, मैं किसी सरकार की नहीं, आप स्पष्टीकरण बताता हूँ। फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला हुआ, क्या कोई पकड़ा गया? अब हमारे एक साथी आप सर राजीव गांधी जी से इस बात से सहमत हैं या डिनाई करते हैं? प्लीज टेल मी, आप राजीव गांधी जी की इस बात से सहमत हैं या आप डिनाई करते हैं? आप करिए डिनाई। देखिए, सिस्टम में कोई खामियां हो सकती है, उसको खामियां सर सरेआम उन्होंने बोला था कि मैं 1 रुपया बेचता हूं तो स्टेट में 15 पैसे जाते हैं। तो आप इस बात से सहमत हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए सर। देखिए, ऐसा एक सरकार तो पैसा दे ही रही है ना, अगर उसमें बीच में प्रशासन में कोई गड़बड़ी है तो सुधार करने की जरूरत है। सर, जब से हमारे पीएम साहब आए हैं, जब से सीएम साहब हरियाणा में आए हैं, क्या आपने 1 रुपये के कहीं ऐसा ब्लेम देखा? क्या आपको लगता है आपकी किसी पार्टी ने भी ब्लेम लगाया हो कि बीजेपी सरकार पैसे खा रही है? तो आप बताइए। आपके अपने नेता ने, आपके अपने प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ 15 पैसे पहुंचते हैं। क्या आप इस बात से आप सहमत हैं या नहीं? आपने हाँ करिए या ना करिए? नहीं, देखो, मैं आपको बता दो, आप जो करप्शन की जो आप बात कर रहे हैं, अभी पीछे जो भर्तियां हुई हैं उसमें इनके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग और दूसरे लोग पकड़े गए। किसी को सजा दी है क्या? अभी किसी को सजा मिली है क्या? गलतियां हर सरकार से होती है, गलती हर सरकार से होती है, ऐसी कोई पाक साफ सरकार कोई भी नहीं है, गलती हर सरकार से होती है। आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? क्या आपको इस टाइम कोई 8 साल का 9 साल का सीएम साहब का टेन्योर बीत गया, क्या 1 रुपए की चर्चा की है? हमारे किसी मंत्री ने पैसा खाया हो, हमारा किसी मंत्री पर दाग लगाओ? आप बताइए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जितना शराब का घोटाला हुआ कोरोना के दौरान में, कोई पकड़ किसी को सजा मिली है क्या? 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ जो शराब माफिया की थ्रू। ये सब मिथ्या बातें हैं। नहीं, ये तो प्रैक्टिकल ऑन रिकॉर्ड है। आप लोगों ने एसआईटी गठित की है, उसकी सारी किसी को सजा मिली है क्या? दूसरी बात, आप गुड़गांव शहर में रहते हैं, जितनी कॉलोनियां हैं उन कॉलोनी में गरीब लोग मकान बना लेते हैं, अधिकारी आपका जाता है, उससे कहता 2 लाख 4 लाख दे दो और पैसे लेके छोड़ देता है। वो सिर्फ 900 मीटर की रेंज में है। नहीं, अभी नवीन साहब ने भी 900 मीटर का मुद्दा उठाया है, उसको जल्दी उठा के 300 मीटर पे लाया जा रहा है। वो भी आप सरकार से पूरी, आप देखिएगा इसी शासनकाल में 300 मीटर का ये परिधि बन जाए। जरूरत इसी बात की है कि जो भी गलतियां जहां भी हुई उन्हें सुधारा जाए। अब हम सुधार की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार ने माना है कि रजिस्ट्रियों में 60,000 रजिस्ट्रियां गलत हुई है आपके राज्य में, रजिस्ट्री का हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। क्या आप इस बात से मानते नहीं मानते? कितने मैंने कहा ना, थोड़ी बहुत कमी है, देखो हर सरकार में होती है, आपकी सरकार में तो कमी है। आपकी सरकार में तो जानबूझकर काम किया गया। 10 साल तक मौन प्रधानमंत्री बैठाया गया, एक गूंगा बहरा प्रधानमंत्री बैठाया गया। उसने क्या किया 10 साल तक? उसने सारे घोटाले देखे। आपने क्या किया उसमें बताइए? मनमोहन सिंह को कमेंट से हम बचने की कोशिश ही करेंगे। अच्छा, रामकृष्ण सेन जी, जैसा कि आपने मुद्दा उठाया कि अब लोगों को परेशानी हो रही है और घोटाले हो रहे हैं, कई तरह के आरोप आपने लगाए हैं, लेकिन ये बदलता दौर है, ये आईटी का दौर है और आजकल हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा है पोर्टल। विपक्ष कहता है पोर्टल की सरकार है। पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा प्रमोद सलूजा जी, पोर्टल की सरकार कहा जाता है, कई बार पोर्टल्स हैं, आईटी है, जाहिर सी बात है समस्याएं भी आएंगी और लोगों को आती भी हैं। ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं है हम समाधान की बात करते हैं तो समाधान हर स्तर पर किया जाए?
मैडम, अभी जेपी दलाल साहब ने आपसे जिक्र किया कि पोर्टल में नो डाउट कुछ कमियां आई हैं, पुराने आउटसोर्स किया गया, उनको किसी को निलंबित किया, किसी को पेनलाइज किया गया, किसी ना किसी को सब पेनल आउटसोर्स में कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं, वो विद इन 6 मंथ आपको वो पोर्टल में सारी कमियां दूर हो जाएंगी। आप देखिएगा, आपकी आंखों के सामने सारी कमियां दूर हो जाएंगी। रामकिशन सेन जी, आपकी पार्टी बार बार कहती है पोर्टल की सरकार है, अगर आपकी पार्टी जो कि लगातार दावे कर रही है हम सत्ता में आ रहे हैं, आते ही क्या पोर्टल बंद कर देंगे? पोर्टल के जरिए भर्तियां भी हुई हैं, लोगों की कई ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों तक पोर्टल के जरिए पहुंच रही हैं। पहली बात तो पोर्टल की सरकार है, आईटी के दौर में पोर्टल से इनकार क्यों? दूसरी बात, क्या आप लोग पोर्टल बंद करने की बात करते हैं? नहीं, पोर्टल को एक सिस्टम को बनाने की जरूरत है। अभी जो उनका जब तक पूरा पोर्टल सिस्टम नहीं बन जाता है तो लोग त्राही करे हुए हैं। आप जितना भी नगर निगम के अंदर जो गांव आए हैं मानेसर के अंदर, लोग कम से कम 10 महीने से 1 साल से लोग धरने पे बैठे हुए हैं। जिनके पुराने मकान बने हुए थे ओकरा पोर्टल की दिक्कत की नहीं हो रहा, उनको कितने हजारों रुपए टैक्स जमींदारों को देने पड़ रहे हैं। वो जब जनता नहीं चाह रही है जिस चीज को, तो सरकार क्यों करती है? जिस चीज की जनता डिमांड करेगी तो करना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं, आप पोर्टल की बात सुनिए, पोर्टल के ऊपर आपको जितनी भी गड़बड़ियां होती हैं पैसे लेके ठीक हो जाती है। हमारा आप समाधान क्या बड़ा मानते हैं? आरोप देखिए, आप लगा रहे हैं, लेकिन समाधान क्या रहेगा? सिर्फ पोर्टल ही है। देखो क्या है कि जो क्या वही पुराना सिस्टम बनाना चाहते हैं कि पैसे दो काम कराओ, पर्ची दो काम कराओ? क्या उसी तरह पे आना चाहते हैं सर आप? नहीं, ये जो पोर्टल मैंने आपको बनाना, पोर्टल बना है तो कमियां तो आएंगी। फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट हुआ है तो कमियां तो आएंगी, वो 2-4-6 महीने में सर दूर हो जाएंगी। नहीं, आप शुरू से ये भाजपा के लोग, अभी पीछे भी सभी लोगों ने बताया कि पर्ची और खर्चे की जो बात कर रहे थे, कितनी आपकी जो वैकेंसियां निकली थी उनके पैसे दे के पेपर लीक हुए हैं। उनके जो आपके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी पकड़े गए हैं, उनके जो दूसरे लोग पकड़े गए हैं। सर, आपके समय में 5 लाख रुपए दिए जाते थे, तब एक टीचर बेचारे की ट्रांसफर होती थी, उसकी सैलरी 15,000 रुपये महीना होती थी, 5 साल की सैलरी वो मंत्री को देता था, तब उसकी मंचा स्टेशन पे ट्रांसफर होती थी। क्या आप इस बात से आप निर्णय करते हैं? प्लीज बताइए। देखिए, करप्शन आज भी चरम सीमा पे है। 5 लाख की उसकी सैलरी होती थी, 2 साल की 3 साल की सैलरी इकट्ठा करता था, अपने बच्चों के साथ वो रहने आता था, फिर वो उसको 6 महीने बाद फिर चेंज कर दिया जाता था। क्या ये इस चीज को आप न्याय करते हैं सर? आप सलूजा जी, आपने जो गुड़गांव में आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जो आपने 7 ईयर लगाया है, उन सभी तहसीलों में पैसे देकर रजिस्ट्रियां हो रही हैं। रजिस्ट्री का मुद्दा अलग है। आप एक रजिस्ट्री के मुद्दे पर पकड़ बैठ सुनो, आपके टाइम में रजिस्ट्री का रेट था 1 रुपया सैकड़ा, आज पैसे मैं बता देता हूँ 10 पैसे का रेट है आज। 1 रुपये से 10 पैसे आ गया। माइक सर। आपके टाइम में जो रजिस्ट्री होती थी 1% लगता था जी, आज 10 पैसे लगते हैं। चलिए, अब आपने ट्रांसफर पॉलिसी की बात आपके 90 पैसे करप्शन तो बंद हुई सर। नहीं, ये तो करप्शन को आप कम ज्यादा की बात करने की बात करो ना। करप्शन तो अब आज भी क्या है कि 50 गज की रजिस्ट्री है तो 1.5 लाख लेंगे। चलिए रामकिशन जी, चलिए हमने ऐसा मान नहीं लिया है, कि गलत कुछ कह रहे हैं मुद्दे जी। हैं जो विपक्ष उठाता रहा है और सत्ता पक्ष का कहना है परिवर्तन लेकर आए हैं। परिवर्तन की बात हो रही है, पोर्टल की बात हो रही है, आईटी की बात हो रही है। तो आईटी के इस दौर में हम ये भी बात कर लेते हैं कि गुरुग्राम में कितना बदलाव आया है और आईटी के इस दौर में कितना इस पोर्टल का या एप्स का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। डीपी गोयल जी, आप केविन फाउंडेशन से जुड़े हैं, लोगों तक राहत पहुंचाने का आपका प्रयास रहता है, क्या आप आईटी का इस्तेमाल करते हैं या आप भी चाहते हैं आईटी से इनकार? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आरती जी, किसी भी चीज़ का जो एक मूल तौर पे समाधान है वो है ट्रांसपेरेंसी, और ट्रस्ट का रास्ता भी ट्रांसपेरेंसी से होके जाता है। यदि हम उसका एक वे आउट निकालें कि ट्रांसपेरेंसी कैसे आ सकती है, तो उसका सीधा तरीका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारे पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व में एक डंका बज रहा है कि आज जो हम 130 करोड़ नागरिकों को वैक्सीन दे पाए, वो भी सिर्फ और सिर्फ उस ऐप की वजह से दे पाए, जिसमें हमने ढूंढ के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया। तो किसी भी तरीके से कोई भी चीज में ट्रांसपेरेंसी हम ला सकते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, दैट इज ओनली ट्रांसपेरेंसी बाय आईटी। और आईटी में शुरू में ग्लिचेज आते हैं, तकलीफें होती हैं, जब कुछ बदलाव आता है तो थोड़ी तकलीफें आती ही हैं। लेकिन यदि कोई भी सरकार यदि फ्यूचरिस्टिक होगी, कई भी विजनरी सरकारें होंगी, वो हमेशा आज के समय में बदलाव पे फोकस करती हैं। किसी को जनता की नाराजगी झेलने का कोई शौक थोड़ी होता है सरकारों को, फिर भी वो रिस्क लेती हैं क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक सरकारें होती हैं। आज तो मैं सलाम करता हूं हमारे हरियाणा सरकार को, जिन्होंने हर चीज को पोर्टल पे लाने की कोशिश की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आरती जी, इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। जो हमारे ऑफिसर्स हैं, प्रशासन है, प्रशासन में बैठे हुए नीचे लेवल के जो लोग हैं,
इन्होंने जानबूझ करके उसमें गलतियां की कि ठीक करने के हम पैसे लेंगे। तो उस चीजों पे मॉनिटरिंग, उस चीजों पे एक सख्त नियम लागू करने की जरूरत है। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकारें कहीं ना कहीं एक लचीलेपन की वजह से परेशान रही। इसमें हमारे को कहीं ना कहीं रिवार्ड और पनिशमेंट पॉलिसीज को लाना पड़ेगा। जो ऑफिसर्स, जो जिले हमारे अच्छे कर रहे हैं, उन जिलों के अधिकारियों को हमें सम्मानित करना पड़ेगा, रिवार्ड पॉलिसी लानी पड़ेगी, और जहां तकलीफें होती हैं उनको पनिशमेंट देना पड़ेगा। टाइमलाइन के साथ यदि हम काम करते हैं, वो किससे पॉसिबल है? वो भी आईटी से पॉसिबल है। डेडलाइन, टाइमलाइन सेट कर सकते हैं, उसी से हम रिवार्ड पॉलिसी ला सकते हैं। आज यदि हम कंपैरिजन करते हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े आईटीज के हमारे ऑफिस हैं, वहां पे काम क्यों जल्दी होता है? क्योंकि वहां सारा काम सॉफ्टवेयर से होता है। आज एक बंदा कहीं भी बैठ के, आप यूएसए का काम इंडिया में बैठ के कर लो, कैसे पॉसिबल है? उसकी मॉनिटरिंग भी आसान है, सॉफ्टवेयर से मॉनिटरिंग होती है। हमारी कैनविन फाउंडेशन ने भी कोशिश की है कि सारा काम सॉफ्टवेयर पे हो। अब सॉफ्टवेयर नहीं तो काम ही नहीं कर सकते। आने वाले समय में मैं आप सभी भाइयों को भी कहना चाहता हूं, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारा टाइम आ रहा है। आने वाले 3 साल के अंदर अंदर जो आईटी पे जो अपने आप को अपग्रेड कर लेगा, वही आगे बढ़ेगा। आईटी किसको बोलते हैं हम? आज गांव में चले जाओ, हमारा एक बुजुर्ग भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, हमारा प्रधानमंत्री जी से सीधे कनेक्ट कर रहा है। हमारा आज एक कमेंट करो, अगले कमेंट में प्रधानमंत्री जी उस कमेंट को पढ़ रहे हैं। मैंने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिस के बारे में मैं जानता हूं, 50 लोग सिर्फ ट्विटर पे उनको मॉनिटर करते हैं। मेरे पास रेलवे विभाग के एडवाइजरी बोर्ड की मेरे को एक दायित्व मिला। मैंने पीयूष गोयल जी का ऑफिस देखा है जहां पे 10 स्क्रीन लगी होती हैं और माननीय मंत्री जी डायरेक्ट हर कमेंट को पढ़ रहे होते हैं ट्विटर के। ये कैसे पॉसिबल है जी? ये पॉसिबल सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। यदि हम बहुत बड़े लेवल पे बदलाव देश में लाना चाहते हैं, तो हमारे को सभी युवाओं को, हर आम नागरिक को हमारे को इन ऐप्स का यूज करना सीखना पड़ेगा, ट्विटर का यूज करना सीखना पड़ेगा। सबको ये समझने की जरूरत है कि आईटी का दौर है। लेकिन अब हम आईटी के दौर की बात कर रखे हैं, क्लियर विजन की बात कर रखे हैं, तो जरूरत इस बात की भी है कि हम ये जान लें कि गुरुग्राम के लिए विजन किस पार्टी का क्या कहता है और ये विजन कितना क्लियर है, इसमें कितनी पारदर्शिता है। तो प्रमोद सलूजा जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल रहेगा, अब 24 की तैयारियां तमाम पार्टियां कर रही हैं, बीजेपी भी तैयारी कर रही है, क्या विजन रह रहा है आपकी पार्टी का? विजन जो कमी थोड़ी बहुत रह गई है, देखो पिछली सरकार ने, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही आप आते हो, पिछली सरकारों ने जो सीवर लाइन है, पाइप लाइन है, वो उनकी उतना बड़ा विजन नहीं था, क्योंकि उनका करप्शन पहले होता था। 1 रुपये में से 15 पैसे लगाने होते थे उनको, वो पहले 85 पैसे की अपनी व्यवस्था देखते थे, तो वो उस हिसाब से वो व्यवस्था नहीं बैठी। उन चीज़ों को सुधारना है जी। सीवर लाइन है, वाटर लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह है, इन चीज़ों को सुधारना है। वो 2024 का विजन रहेगा जी, उसमें तो कोई बात नहीं है जी। चलिए, एक विजन हम कांग्रेस का भी जान लेते हैं। कांग्रेस भी देखिए लगातार सरकार के विजन पर सवाल उठा रही है, कांग्रेस लगातार मुद्दे उठा रही है, ये विजन कांग्रेस का क्या कहता है? देखिए, 9 साल हो गए भाजपा सरकार को लगभग आए हुए हरियाणा में जी। अब आप, हम पुराना गुड़गांव की बात करते हैं, सलूजा साहब भी पुराने गुड़गांव में रह रहे हैं, सर गोयल साहब भी वहीं रहते हैं। आप कोई रोड उठा लीजिए गुड़गांव का, उस रोड में आपको इतने खड्डे और इतनी आपको अव्यवस्था मिल जाएगी। वहां से मंत्री भी निकलता है, प्रशासनिक अधिकारी भी निकलता है। एक छोटा सा गुड़गांव जो पुराना गुड़गांव है, उसकी डेवलपमेंट इतनी हुई है क्या? आप पालम बिहार से चलेंगे सेक्टर 5 तक 10 जगह आपको इतने गड्ढे मिलेंगे कि आप गाड़ी चल सकती। आप रेलवे मेन रोड को देख लीजिए, ओल्ड रेल रोड को देख लीजिए, जहां जहां सड़कें बनी थी अभी सेक्टर 4 वगैरह में, वो 6 महीने के बाद ही सड़कें दोबारा टूट गई है, अब उनको कंक्रीट की बनवाई जा रही है। तो करप्शन ये तो क्या है? आप मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ नेता भी हैं, एमएलए भी हैं और दूसरे लोग भी भाजपा के वॉच करते हैं। कमेटियां बहुत सारी बना रखी है बीजेपी ने, लेकिन वो प्रमोद सलूजा जी, हम गुरुग्राम की बात कर रहे हैं। गुरुग्राम को देखिए दिल्ली एनसीआर में है और लगातार आईटी सेक्टर में आगे बहुत बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम 24 के विजन की बात कर रहे हैं तो रास्ते सही हो, सड़कें सही हो, तभी उस विजन तक जाया जा सकता है। ये बार बार गुरुग्राम की सड़कों के सवाल बड़े उठ रहे हैं। मैडम, मैं इस बात से सहमत हूँ, कुछ कमी रह गई, मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि अब हमें, हमारी सरकार को थोड़ा टाइम मिला, 8-9 साल ज़्यादा नहीं होते, 70 साल और 9 साल फ़र्क होता है जी। और 70 सालों से कमी थी, एक बिल्डिंग का बेस ही एक कमज़ोर बना हुआ है, एक मजबूत रोड पहले ही नहीं बनी, उसके ऊपर लिपापोती होती है, तो नेचुरली 6-8 महीने में फिर उसके रिजल्ट्स गलत आ जाते हैं। लेकिन आप 6 महीने और देखिए, 6 महीने में एक बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेगा जी। रामकृष्ण सेन जी,
ये गेंद फिर आपके पाले में है। ये कह रहे हैं कि सालों से तो कांग्रेस सत्ता में थी, सवाल फिर सालों ये से उठा इन्होंने रखे हैं, corruption 9 किया। साल में हम ये क्या जो- करें? अब वो जब बिल्डिंग की मजबूती कमजोर है तो ऊपर कुछ भी करते रहो तो देखिए, कमजोर ही रहेगी। ये जो 70 साल का रोना रोती रहती है भाजपा, ये देख ले कि आज से 70 साल पहले क्या पोजीशन थी। और जिस समय में एक गांव का जो जमींदार है वो भी गाड़ी में बैठ के चाय लेके जाता है, गाड़ी में सामान लेके आता है, वो सब भाजपा का देन नहीं है, वो कांग्रेस की देन है। आपको नई सड़क बनाने में दिक्कत होती है, नई सड़क को रिपेयर करने में, चौड़ा करने में दिक्कत नहीं होती जब नई सड़कें बना दी है। आप देखिए पूरे भारतवर्ष में सड़कें को जाल जो बनाया है, हरियाणा की आप बात ले लीजिए, कौन सी नई सड़कें आपने लोकल सड़कें बना दी है? जो सड़कें बनी हुई थी, आप यहाँ से झज्जर जाइए, एक यहाँ के मंत्री भी थे पिछले आपकी पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर, जो एक गांव के अंदर से आप निकल नहीं सकते, 4-4 घंटे का जाम लगता है। बहुत जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते ही विकास आएगा, विकास की बातें करने से विकास नहीं आएगा। बिल्कुल, हम इसकी बेहतरी की उम्मीद करते हैं और आस यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर ना केवल बात हो बल्कि विकास भी हो। डीपी गोयल जी, आप समाज से जुड़े हैं, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रखे हैं, लोगों के विकास के लिए काम कर रखे हैं, ऐसे में आपको क्या कभी लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आम जनता के मुद्दे उठा पा रखे हैं, उन मुद्दों पर काम कर पा रखे हैं, या समाज के मुद्दों से अलग कहीं और बात चली जाती है कि हम सरकार नहीं चलने देंगे, हम बात नहीं होने देंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आरती जी, जो बात ऊपर होती है ना वो नीचे तक पहुंच नहीं पाती, और नीचे की बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। पहले सरकार का और समाज का सिस्टम क्या होता था, जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, और अफसर जो हैं नौकरशाह हैं, वो जनता के नौकर हैं, और उसमें जो बीच के लोग हैं, जो हमारे एमएलए एमपी हैं, वो वकील हैं। अब चक्कर क्या हो गया, उल्टा हो गया, ये प्रशासन तो मालिक हो गया और जनता याचक होगी। किसी को भी अपनी बात रखने के लिए, छोटे से अपनी एफआईआर दर्ज करानी हो, उसको भी ये डर होता है कि कहीं मैं अपनी बात को रखने थाने में जाऊं और मुझसे ही पैसे ना मांग ले जाएं। दूसरी बात, इसमें कमी कहाँ आई? कमी आई कि जो हमारे बीच के वकील है ना, ये थोड़े कमजोर पड़ गए जी। वो पार्षद साहिबान है जी, हमारे और एमएलए साहिबान है, मैं कर रहा हूँ एक अपने मेरे शब्द अपने हैं, जनता मालिक रही नहीं, तो हमें इस बीच की कड़ी को मजबूत करना पड़ेगा। कारण कोई भी रहा हो, कारण ना 70 साल ना 9 साल, जो हमारा एक ये जो थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, इसको हमें बदलने की जरूरत है। आज गुड़गांव में देखिए आप, हमारी सरकार क्या बजट कम है, हमारा एमसीजी का बजट बहुत बड़ा है, सारी चीजों का बजट बहुत बड़ा है, लेकिन समस्या क्या है, गुरुग्राम का कूड़ाग्राम बन गया। क्या सरकार इसके प्रति संवेदनशील नहीं है? पूरी संवेदनशील है। सरकार क्या चाहती है, गुड़गांव ये हमारा कूड़ाग्राम बने, सरकार चाहती है कि सही सफाई हो। तकलीफ कहाँ है? तकलीफ जो बीच के जो हमारे वकील हैं, ये कमजोर है। जिस पार्षद के अंडर में जो एरिया आता है, वो लट चढ़ा के अफसर से काम क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं लेता? वो कहीं कहीं कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है, मॉनिटरिंग हमें बढ़ानी पड़ेगी और अफसरों का डंडा करना पड़ेगा। दूसरी बात, अफसरों का भी देखते हैं, अब उसका भी हमें पक्ष सुनना चाहिए, भी अफसर भी कोई इंसान ही है। अब यहाँ प्रोटोकॉल हो जाता है। हमारा गुड़गांव जो शहर है, इसकी खास प्रॉब्लम क्या है, दिल्ली के नजदीक है, वेदांता अस्पताल यहाँ पे आता है, वीआईपी का मूवमेंट रहता है, तो हमारे जितने अफसर हैं हर रोज प्रोटोकॉल में लगा दिए जाते हैं। कभी वीसी हो जाती, चंडीगढ़ से वीसी आ गई, भाई उनको काम करने का भी तो मौका दो। तो ये भी बात में समझनी पड़ेगी। आज हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत वाकिफियत रखते हैं, अपनी सरकार मानते हैं, लेकिन वहां तक भी तो हम ही बात पहुंचाएंगे और आप लोगों के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो हमें इस बात पे कड़े तरीके से, कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से हमें ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि इन अफसरों को मौका दो, अफसरों की संख्या को भी बढ़ाओ। आज गुड़गांव में एक डीसी है, इतनी बड़ी आबादी, 4 डीसी होने चाहिए यहाँ पे, अलग अलग एरिया में अलग अलग काम होना चाहिए। एमसीजी हमारी 2 बना दी गई, हमारा सर अलग कर दिया गया। अरे भाई, उसका इलेक्शन करा के जल्दी आगे बढ़ाएं, उसको आगे बढ़ा के काम में लें। तो मैं अपने शब्दों में इस बात को कह रहा हूं कि हमें इन चीजों में और संवेदनशीलता लानी पड़ेगी। इलेक्शन जल्दी कराओ, वकीलों को मजबूत करो, अफसरों पे नकेल करो और जनता को मजबूत करो, जब भी जाके हमारा समाज सही हो सकता है। और ये बिल्कुल एक सही बात भी है, सही सवाल भी उन्होंने उठाया है कि परिवर्तन एक लेवल पर नहीं आ सकता। ना केवल नेता परिवर्तन ला सकते हैं, ना केवल अफसर परिवर्तन ला सकते हैं, ना केवल जनता हो, नेता हो, अफसर हो, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और हम सत्ता पक्ष को लेकर भी देखिए, बार बार यही कहा जाता है प्रमोद सलूजा जी कि हमारे पास समय बड़ा कम था, लेकिन 9 साल इतना भी कम समय नहीं है। आप परिवर्तन की बात करते हैं, वो परिवर्तन धरातल पर बखूबी दिख रहा है, लेकिन और बखूबी दिखे, क्लियर दिखे, उसके लिए क्या
मेरे भाई डीपी गोयल जी ने अभी बोला कि अफसरशाही भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और जो मीडिएटर लोग हैं उनकी वजह से भी डिस्टर्बेंस हुई है। तो इनकी बात को से मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हमें बिचौलियों को मजबूत करना होगा और अफसरों को टाइट करना होगा। और ये जो वीआईपी कल्चर है ना जी, मैं उसको लेने जा रहा हूँ, प्रोटोकॉल है कि पायलट गाड़ी वहाँ गई यहाँ गई, उसको भी हम उसको नियमित करना होगा। ये भी सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे, तभी वो अधिकारी काम पे ध्यान दे पाएंगे। रामकृष्ण सेन जी, अब देखिए हर बार ये कह दिया जाता है कि कांग्रेस ने बड़े लंबे टाइम तक राज किया है, ये प्रोटोकॉल तो तब से चला आ रहा है, आज ये प्रोटोकॉल एक समस्या के तौर पर नजर आ रहा है, तब तक कांग्रेस को नहीं दिखा था। देखिए, मैं धन्यवाद करता हूं गोयल जी का, सलूजा साहब का, जो इन्होंने जो पूरे हरियाणा की या गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की जो स्थिति थी वो बिल्कुल साफ कर दी है। हालत ये है कि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो पब्लिक ने चुन के बैठाए हैं, चाहे वो पार्षद है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद हैं, उनको मिलने के लिए इनको टाइम लेना पड़ता है। हफ्ते में एक दिन बैठते हैं, अगर एक हफ्ता चलाएगा तो 3 हफ्ते के बाद ही मिलेंगे। जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, पार्षद मनमानी कर रहे हैं, सब लोग अपनी जेब भरते हैं। जितना कूड़े का उठाने की जो बात कही इन्होंने, अपने चहेते को कूड़े का ठेका दे रखा है, उनको बदल नहीं सकते ये लोग, वो इतने हावी हो चुके हैं इस प्रशासन के ऊपर। प्रमोद सलूजा जी क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे चल ही रहा है, यहाँ पर चहेतों को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने बोला कि विधायक को मिलने के लिए एक हफ्ते का टाइम होता है, वो नहीं मिलता 3 हफ्ते के। इनके विधायक तो नदारत रहते थे जी, कभी मुलाकात ही नहीं। मैं जनता की आवाज बता रहा हूँ, तो एक बिचौलिया 2-4 लाख लेता था। जनता की आवाज, सलूजा जी, मैं जनता की आवाज बता रहा हूँ, हफ्ते में एक दिन मिलते हैं वो। अगर एक हफ्ता क्रॉस होगा तो तीसरे हफ्ते बाद मिलेंगे वो। जनता कहाँ जाएगी? कहाँ के विधायकों की बात कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस की या बीजेपी की? नहीं, मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, मैं पटौदी की बात कर रहा हूँ, मैं जहाँ भी यहाँ के लोकल विधायक है, चाहे वो विधायक आपका इंडिपेंडेंट विधायक भी हो सकता है जो यहाँ पर हमारे यहाँ, मैं सभी विधायकों की बात कर रहा हूँ। जनता त्राही में है, कोई आदमी चुनने के बाद में सुनने को तैयार नहीं है। आप गुड़गांव के अंदर राजेंद्र पार्क में जाकर देखिए, एक बड़ा परिवर्तन है जिसे लेकर आने की जरूरत है और ये पार्टी के दायरों से बाहर है। देखो, किसी भी पार्टी का कोई भी जनता जागरूक है, जनता के बीच जाने की जरूरत है। जनता जागरूक है। अब 2024 का जो विजन रखे आपने, वो दिल्ली दूर नहीं है, नजदीक है मामला। वो जनता पानी का पानी और दूध का दूध कर देगी। चलो जहाँ तक मुझे लगता है आरती जी, जो बड़े मुद्दे ना उनको उठाने की बजाय जनता और जमीन के मुद्दों को उठाना पड़ेगा। हमें एक आम आदमी की प्रॉब्लम क्या उसको समझना पड़ेगा। मैं आम आदमी की बात करता हूँ। आज आम आदमी की सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा और चिकित्सा। हम उस पे काम कर रहे हैं, हमें इस पे देखना पड़ेगा। आज वो कैसे ठीक होगा? ये ठीक होता है बजट से, सारी चीज पैसे से चलती है, फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन से चलती है, फिर उसकी मॉनिटरिंग से चलती है। आज हमारा हेल्थ बजट है देश का 2.7%। मुझे ऐसा लगता है पहले से 13% बढ़ा पिछली साल से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये इतने में ही हमारी पूरी नहीं होंगी चीजें। हेल्थ बजट को हमें कहीं ना कहीं कम से कम 5% करना पड़ेगा। एजुकेशन बजट को हमें बढ़ाना पड़ेगा। गोयल जी, जैसा कि आपने कहा कि हमें हेल्थ बजट को बढ़ाना होगा, अब तो आयुष्मान भारत भी है, हरियाणा में चिरायु योजना है, निरोगी हरियाणा है, आपको नहीं लगता कि कोई परिवर्तन आया है? और अगर परिवर्तन नहीं आया है तो खामियां कहाँ रह गई हैं? जी, अब भी जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं पहुंच रही? जी, देखो, मुझे मैं इस फील्ड से बहुत ही वाकिफ रखता हूँ, बहुत नजदीकी से इस काम को देखता हूँ। चिरायु, आयुष्मान, निरोगी भारत, इनसे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, इनसे बढ़िया स्कीमें हो ही नहीं सकती। और मैं तो इस सोच को सलाम करता हूं जिन्होंने इस तरह से इस बात को सोचा। फिर मैंने बात कही कि जो मेरी प्रॉब्लम है, जो मुझे सबसे बड़ा मेरा दर्द है दिल का, वो यही है कि क्या वो धरातल पे सही तरीके से लागू हो पा रही है या नहीं हो पा रही। आज हमें एक आम आदमी को पता ही नहीं, कार्ड बन गया आयुष्मान कार्ड, लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसको इलाज करवाने के लिए जाना कहाँ है। दूसरी चीज, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, मान लो जी आपका मेदांता अस्पताल है, आर्टेमिस अस्पताल, फोर्टिस अस्पताल, वहां आम आदमी जा ही नहीं पा रहा, उस कार्ड का प्रयोग ही नहीं है। तो कार्ड का फायदा क्या हुआ? हमें इन बड़े अस्पतालों को उससे जोड़ना पड़ेगा, उसका एक हमारा सजेशन हमारे को पोर्टल बनाना पड़ेगा, पूरी इसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी हमारे को। इस तरह से जैसे सरल हमने बनाया, जिस तरह हमने सीएससी सेंटर बनाए, इसी तरह के कुछ हमारे को सेंटर बना के ये बताना पड़ेगा कि हार्ट का ऑपरेशन आयुष्मान कार्ड के थ्रू कहाँ होगा, आंखों का कहाँ होगा, कान नाक गले का कहाँ होगा, डिलीवरी कहाँ होगी। इस तरीके हमारे को व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ये केवल सरकारों का काम भी मैं नहीं मानता, हमारी जैसी जो संस्थाएं, कैनविन फाउंडेशन जैसी, इन सभी संस्थाओं को, RWH को, सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना पड़ेगा।
ये समाज की जिम्मेदारी केवल सरकार और प्रशासन की नहीं है, समाज को भी हमारे को एम्पावर्ड करना पड़ेगा और बिल्कुल। हमारी सरकारी बिल्कुल कहते हैं जो कि हमारी charity समाज begins संस्थाओं को home भी और हमारे को जिम्मेदारियां लेनी ये पड़ेगी। देश हमारा घर है, प्रदेश हमारा घर है, तो हर किसी को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियां देखने और समझने की जरूरत है। हमने विजन 2024 की बात की है, चाहे ये समाज का विजन को, पार्टियों का विजन को, काफी कुछ क्लियर होता नजर आ रहा है और उम्मीद यही है कि इसी क्लियरिटी के साथ, इसी पारदर्शिता के साथ तमाम पार्टियां अपने मुद्दों के साथ जन जन के बीच जाएंगी और जनता भी समझेगी कि आखिर उनके मुद्दे कैसे उठ रखे हैं, कहां उठ रखे हैं और कितनी पारदर्शिता है। बहुत शुक्रिया डीपी गोयल जी, बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत प्रमोद धन्यवाद। सलूजा जी, खबरें बहुत बताने शुक्रिया को धन्यवाद। राम किशन सेन जी, आप आए यहाँ पर। एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी जी से कि हमारे सभी खास मेहमानों को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। रामकिशन सेन साहब, श्री प्रमोद सलूजा जी और डीपी गोयल जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का यहाँ तशरीफ लाने के लिए।